रात के ठीक 12:17 हुए थे। शहर के पुराने पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। ड्यूटी पर मौजूद सिपाही फाइलें पलट रहे थे। कुछ लोग चाय की घूंट ले रहे थे। तभी अचानक फोन की घंटी चीख उठी। डेस्क पर बैठे कांस्टेबल रमेश ने कांपते हुए फोन उठाया। हेलो, पुलिस स्टेशन। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन बोल रहा है? अचानक एक डरी हुई और कांपती हुई आवाज सुनाई दी। वो वापस आ गई है। कौन वापस आ गई है? हवेली वाली औरत। इसके बाद अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। बचाओ! फोन कट गया। कमरे में बैठे सभी पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखने लगे। सन्नाटा और भी भारी हो गया था। उसी समय स्टेशन के सबसे अनुभवी अधिकारी इंस्पेक्टर इजहान अपने केबिन से बाहर आए। लगभग 35 साल का लंबा, शांत लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला अधिकारी। क्या हुआ? रमेश ने पूरी बात बताई। कुछ मिनट बाद लोकेशन ट्रेस की गई। फोन एक पुराने गांव भैरवपुर से आया था और वहां मौजूद थी राठौड़ हवेली, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनकर भी लोग कांप जाते थे। हवेली का रहस्य भैरवपुर गांव शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। गांव के किनारे एक विशाल हवेली खड़ी थी, करीब 120 साल पुरानी। टूटी हुई दीवारें, काली खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और उसके चारों ओर घना दम घोटने वाला जंगल। गांव वाले कहते थे कि रात में वहां एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। जो भी उसके पीछे गया वो कभी वापस नहीं लौटा। इंस्पेक्टर इजहान इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए हर रहस्य के पीछे कोई इंसान होता था। लेकिन इस बार मामला अलग था। पहली लाश रात के 2 बजे इजहान अपनी टीम के साथ हवेली पहुंचा। घना कोहरा पूरे इलाके में फैला हुआ था। जैसे ही पुलिस की जीप हवेली के सामने रुकी, अचानक हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की अपने आप खुल गई। सभी पुलिसकर्मी चौंक गए, लेकिन इजहान आगे बढ़ गया। मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, सड़न की और मौत की। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूम रही थी। तभी अचानक एक कांस्टेबल चिल्लाया, सर, इधर आइए। सब दौड़कर पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक आदमी की लाश पड़ी थी, आंखें पूरी खुली हुई, चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज कुछ और थी। उसकी छाती पर खून से लिखा था, वो जाग चुकी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऊपर से आवाजें आ रही थी। फोरेंसिक टीम जांच कर रही थी। तभी अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई तेजी से भाग रहा हो। इजहान ने तुरंत टॉर्च उठाई। सब लोग मेरे पीछे। टीम सीढ़ियों की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरी मंजिल खाली थी। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। तभी एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर घुप अंधेरा था। इजहान ने टॉर्च अंदर डाली। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर ताजा खून से लिखा था, इजहान वापस चले जाओ। ये देखकर पहली बार इजहान के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था।
और हवेली में मौजूद कोई भी व्यक्ति उसका नाम जानता ही नहीं था। अध्याय 2, दीवारों के पीछे छिपा सच। दीवार पर वही शब्द खून से लिखे थे, इज़हान, वापस चले जाओ। कुछ सेकंड तक पूरे कमरे में सन्नाटा छाया रहा। सर, ये आपका नाम कैसे जानता है? इज़हान खुद भी यही सोच रहा था। उसने कमरे का बारीकी से निरीक्षण शुरू किया। खून अभी भी ताजा लग रहा था, मतलब कुछ ही मिनट पहले किसी ने यह लिखा था। लेकिन सवाल था, किसने? कमरे में सिर्फ एक ही दरवाजा था, कोई खिड़की नहीं, कोई दूसरा रास्ता। अगर कोई यहां था तो गया कहां? तभी अचानक कमरे की दीवार के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। सभी पुलिसकर्मियों ने एक साथ टॉर्च उस तरफ घुमा दी। आवाज धीरे धीरे दूर जाने लगी, जैसे कोई दीवार के अंदर चल रहा हो। सर, दीवार के पीछे कोई है। इज़हान ने दीवार थपथपाई। एक जगह आवाज अलग थी, खोखली। उसने तुरंत हथौड़ा मंगवाया। कुछ वार करने के बाद दीवार का हिस्सा टूट गया। उसके पीछे एक संकरा गुप्त रास्ता था और उस रास्ते से ठंडी हवा आ रही थी। गुप्त गलियारा। पुलिस टीम सावधानी से अंदर बढ़ी। गलियारा बेहद पुराना था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे, कहीं कहीं अजीब प्रतीक बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई यहां आता जाता रहा हो। लगभग 50 मीटर आगे रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। उसी समय पीछे चल रहा कांस्टेबल सुरेश अचानक गायब हो गया। सुरेश कहाँ गया? सबने पीछे देखा। वो सचमुच गायब था, जैसे हवा में उड़ गया हो। सुरेश! कोई जवाब नहीं, सुरेश! सिर्फ गूंज वापस आई। अचानक दूर से एक भयानक चीख सुनाई दी। आवाज सुरेश की थी। टीम उस दिशा में दौड़ी, लेकिन जब वे पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरेश जमीन पर पड़ा था, मरा हुआ। उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने असंभव ताकत से उसे घुमा दिया हो। और उसके पास खून से लिखा था, एक चला गया। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, कोई पुलिस को चुनौती दे रहा था। गांव का बूढ़ा आदमी अगली सुबह इज़हान गांव पहुंचा। गांव वाले पहले कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसका नाम हरि नारायण था। उसकी उम्र लगभग 80 साल थी। कांपती आवाज में उसने कहा, तुम्हें वो हवेली छोड़ देनी चाहिए। क्यों? बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि वहां सिर्फ इंसान नहीं रहते। मुझे कहानियां नहीं, सच चाहिए। बूढ़े ने गहरी सांस ली, फिर वो कहानी सुनाई जिसने पूरे गांव को दशकों से डरा रखा था। 90 साल पुराना शाप। करीब 90 साल पहले उस हवेली का मालिक था वीरेंद्र राठौड़। बहुत अमीर, बहुत शक्तिशाली, लेकिन बेहद क्रूर। लोग कहते थे कि उसने अपनी दौलत बचाने के लिए कई मजदूरों को हवेली के नीचे जिंदा दफना दिया था। उन मजदूरों में एक लड़की भी थी, नाम चंद्रिका। चंद्रिका ने मरने से पहले श्राप दिया था, जिस दिन मेरा सच बाहर आएगा, मौत इस हवेली में लौट आएगी। कुछ दिनों बाद पूरा राठौड़ परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और तब से हवेली वीरान पड़ी थी। पुरानी डायरी। उस शाम इज़हान हवेली की लाइब्रेरी में पहुंचा। सैकड़ों पुरानी किताबों के बीच उसे एक डायरी मिली। डायरी वीरेंद्र राठौड़ की थी। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो वापस आ गई है। मैंने उसे तहखाने में बंद कर दिया था, लेकिन अब वो हर रात मेरे कमरे के बाहर खड़ी रहती है।
उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं हैं। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो हवेली छोड़कर भाग जाओ। इजहान डायरी पढ़ ही रहा था कि अचानक पीछे से एक महिला की हंसी सुनाई दी। धीमी, भयानक और बिल्कुल पास से। इजहान तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के करीब 11 बजे पूरी टीम हवेली की तीसरी मंजिल पर पहुंची। यही वो जगह थी जहां से सबसे ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट हुई थीं। एक कमरे का दरवाजा बंद था, जैसे सालों से नहीं खुला हो। काफी कोशिश के बाद दरवाजा टूट गया। अंदर घुसते ही सभी रुक गए। कमरे में सैकड़ों तस्वीरें टंगी थीं और हर तस्वीर में एक ही औरत दिखाई दे रही थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और अजीब मुस्कान। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। कमरे की आखिरी तस्वीर बिल्कुल नई थी और उसमें खड़ा था इंस्पेक्टर इजहान। वही कपड़े, वही चेहरा, जैसे किसी ने उसी दिन उसकी तस्वीर खींची हो। कमरे में मौजूद हर पुलिसकर्मी का खून जम गया। सर, ये कैसे संभव है? इजहान के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो तस्वीर आज से पहले कभी खींची ही नहीं गई थी। और तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और किसी ने इजहान के कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया। तुम बहुत देर से आए हो। इजहान का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने तुरंत टॉर्च जलाई। रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कमरा खाली था, कोई नहीं, सिर्फ दीवारों पर टंगी तस्वीरें। लेकिन तभी रमेश कांपती आवाज में बोला, सर। क्या हुआ? रमेश ने सामने वाली दीवार की तरफ इशारा किया। सभी ने देखा, कुछ सेकंड पहले तक जो तस्वीरें सीधी टंगी थीं, अब उनमें मौजूद सभी लोगों के चेहरे गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी आंखें और चेहरे खुरच कर मिटा दिए हों। कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया। सबकी सांसें दिखाई देने लगीं और तभी किसी के चलने की आवाज छत के ऊपर से आने लगी, जबकि तीसरी मंजिल के ऊपर कोई मंजिल थी ही नहीं। तभी कमरे की तलाशी लेते समय इजहान को एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उसके अंदर कुछ पुराने कागज थे और उनमें एक हाथ से बना नक्शा भी था। नक्शे में हवेली के नीचे बने गुप्त रास्ते दिखाए गए थे, लेकिन एक जगह लाल स्याही से गोल निशान बना था। उसके पास सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मत खोलना। इजहान की जिज्ञासा बढ़ गई। उसे महसूस हो रहा था कि इसी जगह पर सारे रहस्य छिपे हैं। रात के 1 बजे इजहान अपनी टीम के साथ नक्शे में बताई गई जगह पर पहुंचा। पुरानी लाइब्रेरी के फर्श पर एक भारी अलमारी रखी थी। अलमारी हटाई गई। नीचे लोहे का एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर मोटी जंजीरें लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज को अंदर कैद करने के लिए उन्हें लगाया गया हो। बहुत मेहनत के बाद जंजीरें तोड़ी गईं। दरवाजा धीरे धीरे खुला।